बोर्ड दिख रही है ना, या कैमरा आगे पीछे करना है? हेलो। हेलो। हाँ, बोर्ड दिख रही है ना? अब हेलो, अब दिख रही है? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर थोड़ा सा थोड़ा पीछे सा हटके और कैमरा गुड कर मॉर्निंग। दीजिए सर। थोड़ा सा अब हाँ सर, हल्का सही है। और सही है सर। हल्का और सर। सही है सर। ठीक ठाक है, हो जाए सर। ठीक है सर। दिख रहा है ना सर? जी। एनेस्थीसिया में आज एंटी प्रोटोजोल ड्रग पर बात करेंगे। अगर मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन की बात करें एंटी प्रोटोजोल इन्फेक्शन में, तो एमोबियोसिस सबसे कॉमन इन्फेक्शन है। ये एमीबा हमारे साथ हर एक जगह उपलब्ध है। कोई ऐसा प्लेस नहीं है, जैसे सॉइल ले लेते हैं, सॉइल का अपर ईयर, गम्स, सलाइवा, वाटर, उसके बाद कोल्ड मिल्क। कोल्ड मिल्क उसकी बात कर रहे हैं जो ढका हुआ नहीं है। अगर वो बढ़िया से वो ढका हुआ है तो कोल्ड मिल्क का मतलब नहीं है इसका। तो ये अमीबा जो है ना, ये हर एक जगह उपलब्ध है। या मिट्टी में की बात करें, या गम्स की बात करें, या फिर हमारे सलाइवा में वो अभी घुला रहता है कि सलाइवा बहुत देर तक हमारे वेस्टुबली वेस्टुबली बोलते हैं, जो हमारा कोट हो गया, चीक हो गया, और डेंटल, दोनों के बीच का जो खाली जगह है वो देर तक रहता है, तो वहां भी डेवलप कर जाता है। उसमें पानी में तो सबसे ज्यादा पानी में ही अवेलेबल है। उसके बाद बोलता है कोल्ड मिल्क जो खुला हुआ है, जिसको हम ढक के नहीं रखें, इसमें बहुत ज्यादा इसका डेवलपमेंट है। और इसकी इन्फेक्शन से खासकर चिल्ड्रन में, छोटे बच्चे हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं। देखते होंगे कि वो घुसक रहे हैं, मतलब कि माओ बन के चल रहे हैं और अचानक से बैठ जाते हैं, और फिर अपना हाथ का अंगूठा को या कोई उंगली को मुंह में ले लेते हैं। तो बड़ी तेजी से हमारे सरफेस, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उस सरफेस से उसके माउथ तक चले जाते हैं। और इसका ग्रोइंग फेज बहुत फास्ट है, रिप्रोडक्टिव फेज बहुत तेज है, और तुरंत डायरिया या डिसेंट्री के रूप में ये सामने आने लगता है। पहले थोड़ा सा इसके इन्फेक्शन के प्रोसीड्यूर पर जान जाते हैं, तब फिर मेडिसिन पे हम बात करेंगे। ये एक्चुअली में आउटर इन्वायरमेंट टू आवर ओरल कैविटी, ज्यादातर इन्फेक्शन का मूड यही होता है। आउटर इन्वायरमेंट से बाहरी कोई चीज से ओरल कैविटी, माउथ के द्वारा हम इसको अंदर की ओर ले लिए, और जब माउथ की ओर लेते हैं तो इसका सिस्टिक फॉर्म को हम लोग लेते हैं। ये सिस्ट फॉर्म में होता है, और सिस्ट फॉर्म में ही हमारे माउथ में ही प्रवेश करता है। स्रोत तो भी बता चुके, चारों पांचों में से कोई एक स्रोत हो सकता है। तो उसके द्वारा सिस्ट को हम ओरल कैविटी में ले लिए, और ओरल कैविटी में ले जाने के बाद ये डेवलप कर गया मैच्योर एमीबा में, और मैच्योर एमीबा फिर से दो भाग में डिवाइड हो गया। प्रोफोजोइट्स एंड दूसरा सिस्ट। ये इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ चल जा रहा है। आउटर इन्वायरमेंट से सिस्ट लिया गया, सिस्ट मैच्योर अमीबा में कन्वर्ट किया, मैच्योर अमीबा फिर से ये दो अलग अलग पार्ट को बनाया, मतलब कि उससे
डिवीजन होके दो अलग अलग फॉर्म में डिवाइड किया हुआ, एक ट्रोफोजाइट फॉर्म और दूसरा सिस्ट फॉर्म। ट्रोफोजाइट फॉर्म इन्वेड कर जाएगा, इन्वेड इन टिश्यूज। इन्वेड इन टिश्यूज का मतलब कि हमारे ल्यूमेंस कैविटी, स्मॉल इंटेस्टाइन्स या लार्ज इंटेस्टाइन्स है, उस ल्यूमेन कैविटी से ये प्रवेश कर जाएगा ब्लड स्ट्रीम में। अगर ये ल्यूमेन कैविटी है मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये इसका लेयर हो गया, तो इसके अंदर है तो इससे इन्वेड करके टिश्यू को परफोरेट करके अंदर की ओर प्रवेश करेगा और ये इन्फेक्शन क्रिएट कर देगा। इमीडिएटली उसका सिम्टम्स हमारे सामने आना शुरू हो जाएगा। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड जो सिस्ट फॉर्म में आ गया, ये ल्यूमेन में ही रह जाएगा, ये परफोरेट करने का इसमें क्षमता, कैपेसिटी नहीं है, एक टिश्यू को परफोरेट कर जाएगा, इसकी क्षमता नहीं है इसमें। ये सिस्ट से बाहर हो जाएगा, सिस्टिक फॉर्म में फीकस मटेरियल, उस मटेरियल से फिर से ये बाहर इन्वायरमेंट में चला जाएगा। ये दो स्टेज में आ गया मैच्योर अमीबा, एक ट्रोफोजोइट फॉर्म और एक सिस्ट फॉर्म। ट्रोफोजोइट फॉर्म में इन्फेक्टिव सिम्टोमेटिकली फॉर्म में, सिम्टोमेटिकली फॉर्म का मतलब ये ल्यूमेंस को परफोरेट कर गया, छेद कर गया, इन्वेड करके ये प्रवेश कर गया हमारे टिश्यूज में, और टिश्यूज में जैसे ही प्रवेश किया ना, तो उसका जो सिम्टम्स, अब यहाँ पे जो टॉक्सिसिटी डेवलप करेगा, इसके सिम्टम्स हमारे सामने आना शुरू हो जाएंगे। डायरिया के रूप में हो, फीवर के रूप में हो, वोमिटिंग के रूप में, जिस फॉर्म में भी आएगा वो हमारे सामने दिखाई देने लगेंगे। किसके वजह से? ट्रोफोजोइट्स। ट्रोफोजोइट्स कहाँ गया? टिश्यू में गया। लेकिन सेकेंड हमारा फॉर्म एक और फॉर्म बना रहा है, वो सिस्ट बना रहा है। सिस्ट में भी ल्यूमेन में है, लेकिन ल्यूमेन से ये परफोरेट करने की क्षमता इसमें नहीं, कैपेसिटी नहीं है, तो ये ल्यूमेन से आगे बढ़ता हुआ चल जाएगा और लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए, ये रेक्टम होते हुए, फिर फीकल मटेरियल से ये बाहर आ गया और बाहर आके इन्वायरमेंट में, सॉइल में फैल गया। बारिश हुई तो सॉइल से ये पानी में चला गया, पाउंड में चला गया, रिवर में चला गया, या फिर जो पानी हम कुआं में ले रहे हैं, अगर अगल बगल में फिकल मटेरियल है तो वहां से ये कुआं तक में भी चला जाता है। कुआं के पानी से फिर से वंस अगेन सेकेंड पीपल जो हेल्दी पीपल है, फिर से उसको इस रास्ते से फिर से इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। अब थोड़ा और इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। मेरे पास दो फॉर्म आ गया, ट्रोफोजोइट्स एंड सिस्ट, एक और दो, इसी दो फॉर्म में है। ट्रोफोजोइट्स सिम्टोमेटिकली है, मैटिकली presentations when invade in tissue। जब वो टिश्यू में प्रवेश किया तब ये इन्फेक्शन के स्टेज में आया। अदरवाइज अगर ये टिश्यू को ऊपर फिट नहीं किया, जैसे ये ल्यूमेन हुआ, इसमें ढेर सारा अमीबा प्रेजेंट है, ट्रोफोजोइट फॉर्म में भी, सिस्टिक फॉर्म में भी, दोनों में फॉर्म मौजूद है। ठीक है, ट्रोफोजोइट्स इसमें तो प्रवेश जो किया सो किया, जो प्रवेश किया वो इन्फेक्शन सिम्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सिम्टम सामने आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि 100% उसमें इन्वेट करके चला जाएगा। इसमें कुछ गया, कुछ इसी ल्यूमेन में रह जाएगा। तो ल्यूमेन में रह जाएगा ना, तो धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा ना लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए फीकल्स मटेरियल से फिर ये बाहर आ जाएगा। लेकिन जब बाहर आ जाएगा ट्रोफोजोइट, तो नॉन इन्फेक्टिव है। नॉन इन्फेक्टिव का ये दूसरे को फैलाने की क्षमता नहीं रखेगा। जबकि ये ल्यूमेन में गया था तो इन्फेक्शन किया था, लेकिन जैसे ही ल्यूमेन से बाहर आ गया ना, तो इसमें इन्फेक्शन करने की क्षमता खत्म हो गई। ये बाहर जाने के बाद अपने आप ये लाइफ स्पैन को कंप्लीट कर लेगा और ये खत्म हो जाएगा। इसका लाइफ साइकिल खत्म हो गया ट्रोफोजोइट्स का। कब? जब ये फीकल मटेरियल से बाहर आ गया। तो ये दूसरे को फैलाने, अगर ये चला भी जा रहा है पेट में, जाएगा भी, तो ट्रोफोजोइट अगर दूसरे इंसान को ओरल कैविटी में जा रहा है तो उसको इन्फेक्शन करने की स्थिति में नहीं है, ये खत्म हो जाएगा। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उसको खत्म कर देगा, स्टोमक तक आते आते।
लेकिन दूसरा जो सिस्ट के फॉर्म में था ये नन इन्फेक्टिव था, नन सिम्टोमेटिकली, नन सिम्टोमेटिक इन ल्यूमेन ऑफ बॉवेल। जब इंटेस्टाइन में था, परफोरेट करने की क्षमता नहीं थी, तब तक ये सिम्टम क्रिएट करने की स्थिति में नहीं था, ये बस प्रेजेंट था। ये भी ल्यूमेन से ये बाहर आ जाएगा क्योंकि इसमें क्षमता ही नहीं है। और बाय द वे इन्वेड भी कर गया, कुछ इन्वेड भी कर जाता है, तो ये नन इन्फेक्टिव है। नन इन्फेक्टिव का इसके वजह से कोई सिम्टम आने नहीं जा रहा है, कोई टॉक्सिसिटी ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, इसलिए शरीर में कुछ नुकसान अगर इन्वेड भी कर गया तो कोई नुकसान होने नहीं जा रहा है। कुछ तो इन्वेड किया और बाकी सब ल्यूमेन से आगे बढ़ा और फीकस के रूप में ये बाहर आ गया, फीकस मटेरियल के साथ ये बाहर आ गया। तो जैसे ही ये बाहर आता है तो ये इन्फेक्टिव स्टेज में है, इन्फेक्टिव स्टेज है। ये सिस्ट अगर दूसरे हेल्दी पर्सन के ओरल कैविटी में जाता है तो फिर से वहां एमेबियोसिस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, मतलब उसको इन्फेक्शन से शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी खासकर बक्कल कैविटी और स्टोमिक में जो हमारा इम्यूनिटी का जो लेयर है उसको ही परफोरेट करके ये निकल लेगा, ये उसको नुकसान सिस्ट को होने नहीं जा रहा है, तो दूसरे पर्सन में ये इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। तो इसका दोनों फॉर्म होगा, एक ट्रोफोजॉइड फॉर्म और एक सिस्टिक फॉर्म। अब इसी के आधार पर इसका मेडिसिन भी बना हुआ है, दो अलग अलग कंडीशंस और दो अलग तरह का मेडिसिन। पहला आता है बॉवेल ल्यूमेन एमोबियोसिस। बॉवेल ल्यूमेन एमोबियोसिस का मतलब है नॉन इन्फेक्टिव फॉर्म, अभी बता चुके हम। और ये धीरे 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 करके पास आउट कर रहा है, तो पास आउट करने के बाद ल्यूमेन से जब निकलेगा, बाहर निकलेगा, तो ये दूसरे को नुकसान करेगा। तो इसलिए इसको सबसे बेटर होता है ना कि ल्यूमिनल एमिबोसाइड ड्रग, ये ल्यूमिन से तो तय है कि बाहर आने के बाद इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, सिस्ट तो बहुत इन्फेक्टिव है, तो ल्यूमिन्स में ही जब हम स्टोमिक के हमारे या डाइजेस्टिव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के पाथवे में है, ये आगे बढ़ने के प्रोसेस में है, उसी समय इसको ल्यूमिनल, ल्यूमिनल का मतलब कि ल्यूमिन में काम करने वाले एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स, जिसको एमिबोसाइड्स के नाम से जान रहे हैं, इसको हम दे देते हैं, तो ये अंदर ही खत्म हो जाता है। और ज्यादातर यहाँ पर डायलोक्सानाइड सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। मोस्ट वाइडली डायलोक्सानाइड ही यहाँ पे यूज करते हैं, और इसी से ये सिस्टिक फॉर्म खत्म हो जाता है। साइडल का मतलब है मार देने वाला, तो सिस्ट को अंदर ही खत्म कर दिया। तो एक ड्रग ग्रुप ये हो गया जो ल्यूमिनल एमिबोसाइड हो गया, और ज्यादातर इसमें हम लोग डायलोक्सानाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकंड पर बात करते हैं। टिश्यू इन्वेडिंग एमीबियोसिस, ये जब प्रवेश कर गया, एक बार जब टिश्यू के अंदर ये चला गया, प्रवेश कर गया, तब तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। सबसे कॉमनली तो ये डिसेंट्री के रूप में आ जाएगा, ये तो बहुत कॉमन सिम्टम्स इसका सामने आ जाएगा। सेकेंड, ये ब्लड स्ट्रीम में, चूंकि वहां से ब्लड स्ट्रीम को पकड़ लेगा, हिपैटिक
एमोबियासिस के रूप में भी सामने आ सकता है, मतलब लीवर सेल्स में भी ये पहुंच जाएगा और वहां भी एमोबियासिस का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एंड रिजल्टिंग इन लीवर एब्सेस। यहाँ पर ये लीवर एब्सेस का प्रॉब्लम, लीवर एब्सेस बहुत डेंजरस डिजीज है। एब्सेस का मुहब्बस फॉर्मेशन एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ एंड डेड पार्ट ऑफ बैक्टीरिया एंड डेड पार्ट ऑफ टिश्यू दैट इज कॉल्ड एब्सेस। अगर एक्युमुलेट हो गया लीवर सेल्स में तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम सामने आ सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम सामने आ सकता है। तो इसको जब खत्म करना होगा तो हमको टिश्यू इन्वेडिंग्स जो ट्रोफोजोइट्स हमारा था उसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो ट्रोफोजोइट फॉर्म था। इन दोनों के लिए तो ट्रोफोजोइट्स ही रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे जो ड्रग्स इस्तेमाल करेंगे या ओरल भी कर सकते हैं या पैरेंटल रूट में सीधे ब्लड वेसल्स में भी इंजेक्टेबल्स आईवी फॉर्म में भी इसको दिया जा सकता है। और ज्यादातर यहाँ पे हम लोग जो ड्रग इस्तेमाल करेंगे वो ट्रोफोजाइटिक्स साइडल होगा। ट्रोफोजाइटिक साइडल में हम लोग स्पेशली टेट्रासाइक्लिन, ये सबसे वेस्ट ड्रग है। अगर इन्फेक्शन है तो टेट्रासाइक्लिन सबसे वेस्ट ड्रग के रूप में सामने आ जाता है। ये टेट्रासाइक्लिन एमेबोसाइड्स है। ये भी अमीबा कुमार को खत्म करने वाला सिस्टम है। यही दो प्रोसेस हमारा, एक टिश्यू इन्वेडिंग के लिए और एक सिस्टिक फॉर्म के, मैंने एक ल्यूमेन के लिए और एक टिश्यू लेवल का इन्वेडिंग एमोबियासिस, दोनों अलग अलग ट्रीटमेंट का हमारा प्रोसीड्योर है। अब एक दो कॉमन एमोबियासिस डिजीज जो हमें देखने को मिलता है और उसमें क्या क्या ड्रग्स हम देते हैं उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। फर्स्ट उसमें सबसे कॉमन जियार्डियासिस। कॉमन डिसेंट्रिक प्रोटोजोल्स। अगर जियार्डियासिस का इन्फेक्शन है सबसे अच्छा मेट्रोनिडाजोल, ये फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है। अगर मेट्रोनिडाजोल नहीं दे रहे हैं तो फिर टिनिडाजोल। दोनों में से कोई एक ड्रग्स, मेट्रोनिडाजोल या टेनिडाजोल, ये दोनों में से कोई भी देते हैं तो ये इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए सफिशिएंट है। दोनों में एक ही देना है और लगा देते हैं, चाहे आप ये दीजिए मेट्रो दीजिए या फिर टेनिडाजोल दीजिए। सेकंड, अगर कॉमन इन्फेक्शन की बात करते हैं तो फिर ट्रिप्नोसोमा। ट्राइकोमोनियासिस, ये सेकंड सबसे कॉमन इन्फेक्शन है। अगर इसकी भी बात करें तो इसका चॉइस ऑफ ड्रग की बात करें तो फर्स्ट चॉइस इसमें भी हम लोग मेट्रोनिडाजोल को ही रखते हैं। एंड सेकंड जैसे जियार्डियासिस में किए थे, यहाँ पे भी सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग टिनिडाजोल, दोनों में से कोई एक ड्रग। फर्स्ट चॉइस मेट्रोनिडाजोल होगा, सेकंड चॉइस अगर मेट्रो नहीं दे सकते तो वहां पे टिनिडाजोल ग्रुप का दवा इस्तेमाल करेंगे। ये दो बड़ी कॉमन प्रोटोजोल इन्फेक्शन है। ऐसे मार्केट में अगर हम लोग लेते हैं तो ज्यादातर मेट्रोनिडाजोल के रूप में ही लेते हैं। जैसे ही डिसेंट्री हुई तो कहीं भी फार्मेसी दुकान में जाते हैं तो मेट्रोनिडाजोल का ग्रुप वही देता है। कुछ लोग नॉरफ्लोक्सासिन भी दे देते हैं, तो नॉरफ्लोक्सासिन देने का मतलब है कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं।
प्रोटोल जैसे ज़्यादा वो बैक्टीरियो इन्फेक्शन की ओर बढ़ता है। तो चूंकि नॉरफ्लोक्सासिन्स भी एंटी माइक्रोबियल है, तो एंटी माइक्रोबियल होने की वजह से वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में भी वर्क करता है और ये प्रोटोजोआ के अगेंस्ट में भी वर्क करेगा, लेकिन उसका टॉक्सिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब एक बार डायग्नोसिस कंफर्म है, फीकल मटेरियल से सिस्ट फाइंड किया गया, पाया गया कि प्रोटोजोल इन्फेक्शन है, तो नॉरफ्लोक्सासिन देने के बजाय वहाँ पर मेट्रोनिडाजोल या टेनिडाजोल का ही यूज करने का होता है, वहाँ पर रिस्क नहीं लेना होता है। अब थोड़ा मेट्रोनिडाजोल और टेनिडाजोल पर बात कर लेते हैं। ये है क्या, इसका फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? पहला मेट्रोनिडाजोल, एक्चुअली में ये एमोविक माइक्रो ऑर्गेनिज्म साइडल है। एमोविक और एनारोबिक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्रग्स। वास्तव में मेट्रोनिडाजोल की बात तो एमोविक तो है ही, साथ में एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी बात कर रहे हैं जिसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें सबसे कॉमन है टेटनस। टेटनस जो है वो एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको हमारे आपकी तरह ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। तो ये मेट्रोनिडाजोल्स एमोविक तो है ही, साथ में एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें प्रोटोजोल इन्फेक्शन नहीं होते हैं, उसके बाद भी हम लोग मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल करते हैं। खासकर टेटनस में तो बिल्कुल किया जाता है। कई रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में उसमें भी कई बार इस्तेमाल कर लिया जाता है इसका। ये कैसे काम करता है? अगर मोड ऑफ एक्शन की बात करें, या तो इसको ओरली एब्जॉर्ब करवाया जाता है, सबसे बेस्ट होता है कि ओरली माउथ बक्कल कैविटी से इसको दिया जाए। सेकेंड, अगर ऑरली नहीं दे सकते हैं तो इसको रेक्टल रूट, इसके द्वारा भी एब्जॉर्ब करवाया जाता है। रेक्टल रूट का मतलब है कि इसके टैबलेट को एनल कनाल में सीधे इनपुश कर दिया जाता है, या तो ओरली इसको देते हैं, सबसे बेस्ट है। और सीवियर कंडीशंस में जब जान रहे हैं कि ओरली वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली, तब ऐसे कंडीशन में रेक्टल, रेक्टल का मतलब एनल कनाल से ही इसको अंदर की ओर इनपुश कर दिया जाता है टैबलेट को। लेकिन डोज दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, जिस पर हम बाद में बात करेंगे। ओरली का डोज अलग हो जाएगा, रेक्टल का डोज अलग हो जाएगा। तो दोनों रूट से ये बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तीसरा, अगर ये दोनों रूट भी सीवियर कंडीशन, तो पैरेंटरल रूट का इस्तेमाल किया जाता है। पैरेंटरल रूट का मतलब होता है कि ब्लड, सीधे ब्लड वेसल्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि आईवी रूट से इसको हम इनपुश कर देते हैं। कॉमनली ओरली, लेस कॉमनली रेक्टल, एंड इन सीवियर कंडीशंस जहां लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम आ गया, तब वहां पर पैरेंटल रूट मतलब कि सीधे ब्लड वेसल्स में इसको आईवी के थ्रू चढ़ा दिया जाता है। एब्जॉर्ब हो जाने के बाद, आफ्टर एब्जॉर्प्शन, एक बार एब्जॉर्ब हो गया तो ये डीएनए
प्रोटोजोल डीएनए है, इसको ये बाइंड कर देता है, इसके चारों तरफ ऐसे करके ये बाइंडिंग लेयर क्रिएट कर देता है, मतलब कि ट्रैप करना। जो प्रोटोजोल डीएनए या एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको चारों तरफ से बाइंड कर देता है। साथ में जो आरएनए अगर है या डीएनए नहीं है, अगर आरएनए उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मौजूद है जो एक्टिव फॉर्म में है, इसको भी ये रिड्यूस कर देता है, इसके आरएनए को रिडक्शन फेज में लेकर चला जाता है और इनएक्टिवेट कर देता है। मतलब आरएनए से ट्रांसक्रिप्शन नया जो फॉर्म करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको बनने से रोक देता है और आरएनए को डिस्ट्रक्शन या डीएनए के डिस्ट्रक्शन से उस इंडिविजुअल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देता है। तो इसका बैक्टीरियोसाइडल या एमिबोसाइडल इफेक्ट है, इसको खत्म करने में यकीन रखता है। साथ में बोलता है कि बैक्टीरियोसाइडल के साथ साथ ज्यादातर इसका केसेस की बात करते हैं तो बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट मोर प्रॉम्प्ट, क्योंकि ये डीएनए को बाइंड कर दे रहा है, बांध दिया। तो बांध देने का मतलब ये खत्म नहीं किया था, आरएनए को तो खत्म किया लेकिन डीएनए को बाइंड कर दिया। तो बाइंड करने का मतलब कि उसको एक्टिवेशन से रोक दिया, काम करने से रोक दिया, लेकिन उसको खत्म नहीं किया। तो ऐसे कंडीशंस में जो डीएनए रिलेटेड एनारोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म में उसके लिए बैक्टीरियोस्टैटिक फॉर्म, बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब कि उसके ग्रोथ रिप्रोडक्टिव फेज को ब्रेक कर दिया, रोक दिया, मारने की जगह उसके ग्रोथ को और रिप्रोडक्टिव फेज को वो रोक दिया। तो दोनों फॉर्म में काम करता है। ज्यादातर ये अगर एनारोबिक केसेज में इस्तेमाल करते तो बैक्टीरियोस्टैटिक रूप में ये वर्क करेगा। इसको ओरली और रेक्टल एब्जॉर्प्शन, रीच टू प्लाज्मा एंड सफिशिएंट इन कंसंट्रेशन। जितना एब्जॉर्ब किया जाएगा रेक्टल या ओरली उतना ये प्लाज्मा तक पहुंच जाएगा और उतना कंसंट्रेशन से इरेडिकेट करने का जो इन्फेक्टिव फॉर्म है, इरेडिकेशन ऑफ लिवर और ल्यूमेन गट वाल, इतना ही डोज सफिशिएंट है, काफी काफी ज्यादा हो गया। और जो रेस्ट रह गया वो एलिमिनेटेड फ्रॉम यूरिन, जितना एब्जॉर्ब हो सका और बाकी एलिमिनेट होता हुआ चल जाएगा और यूरिन उसको पास आउट कर देगा। अगर यूरिन से पास आउट हो रहा है तो मान के चलें कि पार्शियली अनचेंज्ड स्टेज में ही पास आउट हो रहा है, देखिए एब्जॉर्प्शन से नहीं होके पार्शियली अनचेंज, थोड़ा सा इसका जो केमिकल कंपोजिशन था वो उसी फॉर्म में अनचेंज फॉर्म में ये बाहर आ जाएगा। अगर टी हाफ की बात करेंगे तो टाइम हाफ इसका 8 आवर, इसका पोटेंशियल 8 घंटा तक प्रॉपर वर्क करेगा, उसको धीरे धीरे इसका पोटेंशियल हाफ हो जाएगा, 8 घंटा पहुंचते पहुंचते पोटेंशियल हाफ हो जाएगा।
और हाफ हो जाने के बाद मेटाबॉलिज्म के थ्रू ये फिर ब्रेकडाउन में चला जाएगा और ब्रेकडाउन के बाद फिर यूरिन से ये एक्सक्रीट होकर बाहर हो जाएगा। अगर डोज एंड ड्यूरेशन की बात करें, क्योंकि 3 अलग अलग फॉर्म में दे रहे थे, ओरल दे रहे थे, रेक्टल दे रहे थे और पेरेंटल दे रहे थे, तो तीनों के लिए डोज हमारा अलग हो जाएगा, ड्यूरेशन हमारा अलग हो जाएगा। अगर माउथ माने ओरल रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब टैबलेट को माउथ के थ्रू हम दे रहे हैं, ठीक है, तो सबसे बेस्ट होगा कि 400 mg 8 आवरली, क्योंकि 8 घंटा इसका टी हाफ है, तो मान के चलना हो कि 8 घंटा में इसका पोटेंशियल फिर बहुत हद तक लॉस्ट कर जाता है। तो 8 आवरली मतलब है कि 3 PID दिन में 3 बार इसको दिया जा सकता है फॉर 3 डेज। फोर 100 mg दिन में 3 बार मतलब 8-8 घंटा पे, और 3 डेज तक इसको कंटिन्यू रखना है। रेक्टल रूट पर बात करते हैं। अगर इसके थ्रू हम दे रहे हैं तो चेंज करना पड़ेगा, तब वहां पे 1 ग्राम 1 ग्राम 8 आवरली मतलब PID इसको इनपुट करना पड़ेगा फॉर 3 डेज। ये भी 3 दिन तक चलेगा, 8 घंटा तक, और देन फॉलोड बाई 3 दिन के बाद इसको चेंज कर देंगे, और तब 1 ग्राम 12 आवरली चेंज करके 1 ग्राम 12 आवरली मतलब कि BID बाय इन डे दिन में 2 बार फिर इस्तेमाल करेंगे। उसको 3 दिन इधर हुआ, 4 दिन इधर हुआ, 4 दिन 7 दिन का कोर्स डायरेक्शन पूरा करना पड़ेगा। 3 डेज 8 आवरली एंड देन BID दिन में 2 बार, 4 दिन तक उसको कवर कर देना है। अगर पेरेंटल रूट देना है तो IV सबसे बेस्ट चॉइस है, उसी रूट से दे देते हैं, और तब डोज को बहुत कम करना पड़ेगा, 0.5 ग्राम 8 आवरली मतलब PID। 0.5 ग्राम्स मतलब 24 घंटा में 1.5 ग्राम 1.5 ग्राम देंगे, डिवाइडेड डोज मतलब कि 0.5 0.5 0.5 8-8 घंटा पे देंगे, और फॉर 7 डेज 7 दिन तक लगातार। खासकर एब्सेस लीवर एब्सेस के केसेज में IV रूट को ही सबसे प्रीफर किया जाता है, उसमें रिस्क नहीं लेते हैं, ओरली रूट पर रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि भी पढ़ चुके हैं कि यूरिन से ये पास आउट हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन में कहीं प्रॉब्लम है, हो सकता है कि ल्यूमेंस का म्यूकस मेम्ब्रेन वहाँ पे ठीक कर गया है हेमोबियटिक इन्फेक्शन की वजह से, तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम हो जाता है, तो वेस्ट होता है ना कि वहाँ पे IV रूट का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार सर्जरी कर लेते हैं, पेट का सर्जरी या ल्यूमेंस का सर्जरी, हर्निया के केसेज में, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के केसेज में, अल्सरेशन के केसेज में करते हैं, तो वहां पे विदाउट एनी इन्फेक्शन, जब नहीं भी इन्फेक्शन है तो सर्जरी ऑफ GIT
जब जब भी इसकी सर्जरी करते हैं तो प्रोफाइलेक्टिव मतलब कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको 2 डोज तक सेम डोज बिना एमेबेटिक इन्फेक्शंस या फिर एनारोबिक इन्फेक्शंस का 2 दिन तक प्रोफाइलेक्टिव का मतलब होता है कि ये हम मान के चलें कि शायद कोई एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इसमें प्रवेश कर चुका है ऑपरेशन के दौरान में, या फिर टिश्यू से वहां पे जमा हो गया जहां पे हमने सर्जरी दी है। तो 2 दिन तक सेम डोज जो भी हम बात की है, ओरली या फिर पैरेंट्रल या फिर रेक्टल, तो ये 2 दिन तक उसी डोज को 1 ग्राम हो चाहे 0.5 ग्राम हो या फिर 400 mg हो, उसको हम लोग देते हैं। लास्ट में इसका एडवर्स इफेक्ट पर बात करते हैं। चूंकि जीआईटी के द्वारा अब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो जीआईटी अपसेट तो सबसे कॉमन है। जीआईटी सब अपसेट में सबसे कॉमन हो गया नोजिया, वोमिटिंग, ये दोनों तो इसका एडवर्स इफेक्ट बहुत कॉमन है। थर्ड, अगर एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम है, म्यूकस मेम्ब्रेन अगर थिक कर गया तो डायरिया का प्रॉब्लम सामने आ गया। उसके बाद मेटालिक टेस्ट ऑफ माउथ। मेटालिक टेस्ट ऑफ माउथ का मतलब है कि इफेक्ट ऐसा लगेगा ना कि जैसे टंग में कोई मेटल, कॉपर या आयरन वगैरह छूते हैं तो जैसा महसूस होता है। तो जब तक मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका 1-2 दिन तक ये मेटालिक टेस्ट माउथ में महसूस होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। माइल्ड हेडक, थोड़ा सा सर में दर्द भी महसूस हो सकता है। उसके कई लोगों जो फिजिकली बहुत वीक हैं तो उनको डिजीनेस का भी प्रॉब्लम, चक्कर आने का भी प्रॉब्लम सामने आ जाएगा। डिजीनेस या हेडेक सबको नहीं होता, ये फिजिकली वीक जो अंडरवेट है या कोई और डिजीज से सफर कर रहे हैं तो ये सामने आ जाएगा। और कई बार तो एटाक्सिया का प्रॉब्लम सामने आ जाएगा। एटाक्सिया बोलते हैं जैसे वाइन लेने के बाद जो चलते हैं तो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता हाथ में पैर में चलने का, कहीं गिरेंगे पैर कहीं रखेंगे। तो ऐसा ही गेट अगर किसी का है चलने के दौरान, उसको हम लोग एटाक्सिक गेट बोलते हैं। और ऐसा ही प्रॉब्लम देख रहे हैं लाइफ में तो उसको हम लोग एटाक्सिया बोलते हैं। तो एटाक्सिया का प्रॉब्लम सामने आ जाएगा, मतलब कि उसकी कोऑर्डिनेशन सुनेगा, हाथ पैर का मूवमेंट या गर्दन के मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन थोड़ी देर के लिए कम जाएगा। कई लोग जो हाइपर सेंसिटिव है उसमें रैसेस, जुलपित्ती के रूप में ये सामने आ सकता है। ये हाइपर सेंसिटिव, जो लोग कुछ बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव है उसी को। कुछ लोग को पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब कि जो नर्व, क्रेनियल नर्व है या स्पाइनल नर्व है, उसमें न्यूरोलॉजिकल चेंज देखने को मिले, झिनझिनी आ जाना, वीकनेस महसूस करना, ये भी देखने को मिलता है। अगर इसका लार्ज डोज मेट्रोनिडाजोल कहते हैं तो कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक का मतलब कि कैंसरेशन चेंजेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये म्यूटेशंस जैसे डीएनए को बाइंड किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वैसे ह्यूमन टिश्यू के डीएनए को बाइंड कर देगा। तो डीएनए को बाइंड करने के दौरान हो सकता है कि उसमें म्यूटेशंस आ जाए, और म्यूटेशन आ जाएगा तो कैंसरेशन सेल का डेवलपमेंट वहां पर हो सकता है कि डेवलप कर जाए। तो लार्ज डोज और ओवर डोज
कैंसरेशन को की ओर भी लेके जा सकता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत नहीं है तो फिर टिनिडाजोल पर बात करते हैं। टिनिडाजोल बस यही सारे चीज आ जाएंगे, थोड़ा सा अलग है इसका टी हाफ, थोड़ा डिफरेंस है, सिर्फ उस पर बात करना है। सबसे पहला लाइन तो इसमें यही लिखेंगे, सिमिलर टू मेट्रोनिडाजोल। इट मीन्स की रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस, वर्किंग्स, फॉर्म, जैसे वो डीएनए को बाइंड किया था, आरएनए को डिस्ट्रॉय किया था, ठीक उसी से सिमिलर ड्रग्स है, एकदम सेम टू सेम, लेकिन इसका टी हाफ लॉन्गर है। अगर टी हाफ की बात करें तो उसमें 8 आवर का हमारा, इसमें 13 आवर है, क्योंकि 13 घंटा है तो इसका टॉक्सिक इफेक्ट मेट्रोनिडाजोल के अपेक्षा ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत देर तक हमारे शरीर में ये काम कर रहा है। उसके बाद बोलते हैं कि ये भी एक्सक्रेट कर जाएगा, एक्सक्रेट थ्रू यूरिन। जैसे उसमें पास आउट हो गए तो उसमें भी ये भी यूरिन के रूप में पास आउट हो जाएगा। उसमें पार्शियल अनचेंज था, इसमें अनचेंज फॉर्म, जो एब्जॉर्ब हुआ सो हुआ, जो मेटाबॉलिज्म में नहीं आ सका तो अनचेंज फॉर्म में ये एक्सक्रेट करके ये बाहर आ जाएगा। अगर डोज एंड ड्यूरेशन की बात करें तो उतना बीआईडी टीआईडी इसको नहीं करने का, उतना नहीं देते हैं, सीधे 2 ग्राम्स ओरली इन सिंगल डोज। बस एक ही सिंगल डोज 2 ग्राम का सफिशियंट है। खासकर जिंजिवाइटिस के केसेस में, जियाडियासिस के केसेस में, जिंजिवाइटिस में गम में इन्फेक्शन हो जाता है, अल्सर, मस्कुरा में अल्सर है, तो एक सिंगल डोज टिनिडाजोल का ये काफी है। अगर एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो सेम टू सेम एज लाइक मेट्रोनिडाजोल, एकदम बिल्कुल उसी की तरह। यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछिए। सर एंटी लेप्रोटिक ड्रग खत्म हो गया था सर। एंटी नेक्रोटिक, लेप्रोटिक एंटी लेप्रोटिक तो वही डेप्सोन्स और रिफाम्पिसिन और क्लोजस क्लोफाजमिन, बस यही तीन ही है ना, तीनों है सर। बस इसी तीन को देते हैं अभी नाउ ए डे, बस इसी तीन का इस्तेमाल करते हैं। आज कौन का सर टॉपिक चल रहा है? एंटी प्रोटोजोल। प्रोटोजोल। यस। इसको 2 मिनट का रेस्ट दीजिए तो फिर अभी जितना है उतना लिखा देते हैं।
हाँ, हेलो। लिखिए, पहले इतना लिखिए। एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स। दैट देखें। द कॉम्बिनेशंस ऑफ drugs which uses in protozoal infections. The most common protozoal infection the most common protozoal infections amoebiasis, AMOE, BIASIS, amoebiasis. अब amoebiasis हेडिंग दे लेना आपको। दे देखें। Amoebiasis infections occurs amoebiasis infections occurs when mature cysts are when mature cysts are ingested and pass into the ingested and passed into the colon where they divided into two forms. फर्स्ट में ट्रोफोजोइड्स, फर्स्ट में ट्रोफोजोइड्स, इसमें लिखे डैश देखें। दिस फॉर्म इन either enter the tissue these forms either enter the tissues or reform cysts or reform cyst. As per its nature, as per its nature, amoebiasis occur in
as per its nature, amoebiasis occurs in two forms, and both of which needs a specific treatment. अब हेडिंग देना है, ड्रग्स यूजेज इन amoebiasis. Drug uses in amoebiasis form. पहले लिखें, bowel lumen amoebiasis. bowel lumen amoebiasis. देखें, it is asymptomatic and trophozoites ब्रैकेट में नॉन इन्फेक्टिव, ट्रोफोजॉइट्स ब्रैकेट में नॉन इन्फेक्टिव एंड cysts ब्रैकेट में इन्फेक्टिव are passed into the feces. Pass into the feces, FECS, प्रकार चेंज हो जाएगा. Treatment is directed at directed at eradicating cyst, ERADICATING, eradicating cyst with a luminal amoebocytes, here diloxanide, DILOXANIDE, diloxanide is the most widely used.
सेकंड में आइए, टिश्यू इन्वेडिंग एमोबियासिस। टिश्यू इन्वेडिंग एमोबियासिस। जैसे कि दिस गिव्स राइज to dysentery, hepatic amoebiasis, and liver abscess. प्रकार चेंज हो जाएगा। Here a systemically, सर फिर से रिपीट कीजिए। अच्छा ओके, टिश्यू इन्वेडिंग एमोबियासिस में लिखना है इट्स गिव राइज टू डिसेंट्री, hepatic amoebiasis and liver abscesses. फुल स्टॉप देखें, प्रकार चेंज हो जाएगा। हियर ए systemically active drug ब्रैकेट में टिश्यू एमिबोसाइट effective against trophozoites must be used. लिस्ट ऑफ देखें, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, are most effective drugs uses in either parenteral form oral or rectal route. प्रकार चेंज हो जाएगा। But in severe case of amoebic dysentery, tetracyclines lessens the risk of
opportunistic infections. Opportunistic infections, comma, perforations, and peritonitis. अब हेडिंग देना है आपको मेट्रोनिडाजोल। लिखिए मेट्रोनिडाजोल is an effective drug for amoebiasis and फिर से बोलिए सर। metronidazole is an effective drug in amoebiasis ब्रैकेट में प्रोटोजोल इन्फेक्शन and in anaerobic microorganism infections. प्रकाश सर लिखना है। सर हाँ हाँ रिपीट बोलिए। कीजिएगा एनारोबिक के बाद एनारोबिक एनारोबिक के बाद बोलिए तो सर। एनारोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन। एनारोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन। अब प्रकाश चिन्ह करके लिखना है मोड ऑफ एक्शन। ठीक है, मेट्रोनिडाजोल metronidazole converted converted into an active form by active form by reduction of its
रिडक्शन ऑफ इट्स ब्रैकेट्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ब्रैकेट बंद, इन्फेक्शन या रिफ्रैक्शन बोले सर? रिडक्शन, रिडक्शन। हाँ, REDU, रिडक्शन ऑफ इट्स ब्रैकेट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म into nitro group. This binds to DNA and prevent further nucleic acid formation. Prevents further nucleic acid formation. Further nucleic acid formation. So actively work as bacteriostatic. So actively work as bacteriostatic. Pharmacokinetics हेडिंग दीजिए. Metronidazole is well absorbed metronidazole is well absorbed after either oral or rectal administration. And distributes to achieve sufficient concentrations to eradicate in liver, gut wall and pelvic tissues. कॉमा के बाद सर Gut wall मैंने GIT GUT gut WALL gut wall मैंने GIT gut wall and pelvic tissues प्रकार चेंज हो जाएगा.
It is eliminated in the urine. It is eliminated in the urine partly unchanged partly unchanged and and partly as metabolites. The T half is 8 hour. सर रिपीट कीजिए तो. Okay. It is eliminated in the urine partly unchanged and partly as metabolites. Full stop. The T half is 8 hour. Uses heading दीजिए. Uses में metronidazole is active. Metronidazole is active against a wide range of anaerobic bacteria and also protozoa. Most commonly uses in amoebiasis, which caused by Entamoeba histolytica, second giardiasis, Amoeba के बाद क्या बोले थे सर? Entamoeba histolytica, HISTOLYTICA. सेकेंड में giardiasis, GIARDIASIS, due to infection of Giardia lamblia, GIARDIA, Giardia lamblia, LAMBLIA. नेक्स्ट में लिखिए acute ulcerative gingivitis, acute ulcerative gingivitis and dental infections.
Next, anaerobic vaginosis. Anaerobic vaginosis due to Gardnerella vaginalis. GARDNERELLA. Gardnerella vaginalis. VAGINALIS. Next, pseudomembranous colitis. Next, फिर से रिपीट करिए सर। pseudo PSEUDO pseudomembranous colitis. नेक्स्ट में ट्राइकोमोनियलिसिस. नेक्स्ट में प्रिवेंशन ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन. Preventions of post-operative infections in which anaerobic bacteria may be expected. To play a part especially after bowel surgery. अब डोज एंड ड्यूरेशंस हेडिंग दीजिए. डोज एंड ड्यूरेशंस. इसमें लिखिए एस्टेब्लिश्ड anaerobic infection is treated with metronidazole. By डैश दे देना. फर्स्ट में थ्रू माउथ, थ्रू माउथ 400 mg
400 mg 8 hourly for 3 days. सेकेंड में बाई रेक्टम बाई रेक्टम 1 ग्राम 8 hourly for 3 days. Followed by 1 gram 12 hourly 1 gram 12 hourly for 2 to 4 days. For 2 to 4 days. थर्ड में बाई आईवी इंजेक्शंस by IV injections 0.5 gram 8 hourly continue for up to 7 days. Continue for up to 7 days. पैराग्राफ चेंज करके prophylaxis of anaerobic infection after surgery requires the same dose for 2 days. For 2 days. Starting just before the operation. Starting just before the operation. अब एडवर्स इफेक्ट लिखना है. क्या सर? एडवर्स इफेक्ट हेडिंग है. एडवर्स इफेक्ट में नोजिया,
vomiting, furred tongue, FURRED, furred tongue, सर फिर से FURRED, furred tongue, मैंने उसका टंग का जो है ना वो रुखड़ापन डेवलप कर देगा, स्वाद खत्म होने लगेगा, जिसको बोलते मुंह फर गया, फ्यूड टंग। नेक्स्ट, एन अनप्लीजेंट एन अनप्लीजेंट metallic taste in the mouth, an unpleasant metallic taste in the mouth. नेक्स्ट में हेडक, नेक्स्ट में जीडीनेस एंड एटाक्सिया। मीनिंग सर? जी जी आई डबल डी आई एन ई डबल एस, जीडीनेस। नेक्स्ट में एटाक्सिया, जीडनेस मतलब क्या होता है? ये चक्कर आना, माथा घूमना। और बिजनेस मतलब सर? हाँ, बिजनेस मतलब? डिजीनेस का मतलब है कि गस्त खा जाना, जैसे नशा में होता है ना, नशा में जैसा महसूस हो रहा है कि घूम रहा है, ये जिडीनेस हो गया। और डिजीनेस का मतलब कि गस्त खा जाना। ठीक है। नेक्स्ट में एटाक्सिया, नेक्स्ट में रैसेस, नेक्स्ट में डायरिया, नेक्स्ट में पेरिफेरल न्यूरोपैथी, peripheral neuropathy occurs if treatment is prolonged. Next, in overdose, epileptiform seizures, epileptiform seizures, SEIZURS, seizures may occur. Next, large dose for prolonged times, may be carcinogenic due to conversion of gene mutation, due to conversion of gene mutation.
but carcinogenic change in humans carcinogenic change in humans are perfectly not confirmed. Are perfectly not confirmed. ये खत्म हो गया, टिनिडाजोल हेडिंग देना है, टिनिडाजोल। This drug is similar to metronidazole. Similar to metronidazole, but has a longer T half. But has a longer T half. 13 hour. It is excreted mainly it is excreted mainly unchanged in the urine. The indications for use the indication for use and adverse effect adverse effect are essentially those of metronidazole. पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। The longer durations of the longer durations of action of tinidazole may be an advantage. May be an advantage
in case of giardiasis, trichomoniasis, and ulcerative gingivitis, acute ulcerative gingivitis। पर चेंज कर लेना है। Tinidazole is given Tinidazole is given 2 gram is given 2 gram in single dose is as effective as a course of metronidazole। अब इसमें कुछ ड्रग्स और रह गया है, एंटीप्रोटोजोल में भी खत्म नहीं हुआ है, छोटा छोटा 5-6 ड्रग्स और है। तो इसके बारे में नेक्स्ट जब क्लास होगा एनेस्थीसिया का मंडे को, फिर उसको खत्म करेंगे। ठीक है, फिर कल मिलते हैं।